हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट। टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे। अगर आप लोगों को और भी प्रैक्टिस सेट की वीडियोस देखनी है, जैसे आपका जीके हो गया, कला वर्ग क्या हो गया, और भी हिंदी के प्रैक्टिस सेट की वीडियो, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और वहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मैंने डाल दिए हैं, जैसे 2016 का हो गया, 17, 18, 19, 20, इन पाँचों साल के पेपर मैंने डाल दिए हैं। वहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों को इन पेपर्स की पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना पड़ेगा। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक है मेरी, आप लोग वहां से ज्वाइन होकर एक साथ पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोगों को बीएड से संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपके मन में डाउट है, तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, या आप लोग यहाँ से नोट कर सकते हैं 7905, एक बार फिर से नोट कर रहा हूँ यहाँ पे, 7905632533। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग बीएड से संबंधित इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और हाँ, थोड़ा आप लोग छोटी छोटी बातें मत पूछा करें, ठीक है ना। कोई कमेंट्स या मैसेज करता है उसमें मुझे बीएड की पूरी जानकारी दे दी है, अरे यार आप लोग चैनल में ज्वाइन रहो ना, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो चलिए फटाफट 50 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। जो कहीं आपका डाउट क्लियर ना हो तब आप मुझसे पूछा करें। छोटी छोटी बातें जो हैं मैं तो चैनल पे ही डिस्कस करता रहता हूं, तो आप लोग यहां से ज्वाइन रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑन रखें, ठीक है ना, ताकि जो भी यूपी बीएड की अपडेट आई वो अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिले। पहला क्वेश्चन है, संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार हैं, कौन हैं? दिनकर, श्रीलाल शुक्ल, गोविंद मिश्रा, धूमिल। तो जो भी हो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राइट आंसर टाइप करते चलें, या लास्ट में आप लोग 50 में से जितना भी स्कोर रहे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा अपना नाम, स्कोर। जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट बताएं। तो देखिए, संस्कृत के जो 4 अध्याय के रचनाकार हैं वो हैं आपके दिनकर जी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, 11 वर्ष का समय किसकी रचना है? ठीक है ना, 11 वर्ष का समय किसकी रचना है आपको बताना है। तो 11 वर्ष का समय जो रचना है वो है रामचंद्र शुक्ल जी की। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पे देख सकते हैं, व्यक्ति को किंकर्त व्यू मूढ़ बना देती है, क्या बना देती है? किंकर्त व्यू मूढ़। जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट बताएं। देखिए, दुविधा व्यक्ति को किंकर्त व्यवी मूढ़ बना देती है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की? फटाफट बताइए, सूर सागर की रचना किस भाषा में की गई थी सूरदास जी के द्वारा? तो व्रज भाषा में सूर सागर की रचना की गई थी सूरदास जी के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, यामा किसकी रचना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। यामा किसकी रचना है आपको बताना है। तो यामा आप लोग हाई स्कूल से पढ़ते चले आ रहे होंगे, यामा जो रचना है वो है महादेवी वर्मा जी की। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, पराधीन सपनेहूँ सुख नाही किस रचनाकार की पंक्ति है? तो ये है तुलसीदास की पंक्ति है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे, अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया है? तो मानस का हंस। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मानस के हंस को तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, मूर्धन्य व्यंजन हैं, ठीक है ना, मूर्धन्य व्यंजन आपको बताना है कौन से हैं। फटाफट बताएं जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो। तो मूर्धन्य व्यंजन आपके हैं टा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन ये है, संख्यावाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण कौन सा है इनमें से आपको बताना है। तो संख्या जो वाचक विशेषण है वो है आपका 3। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, अधिकरण की विभक्ति है, ठीक है, अधिकरण की विभक्ति है। जो भी हो आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट बताएं। तो देखिए, अधिकरण की जो विभक्ति है वो है पर। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कक्षा में बहुत से बच्चे थे, इसमें विशेषण का कौन सा भेद है?
फटाफट बताएं जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो। तो विशेषण का कौन सा भेद है? अनिश्चित संख्यावाचक। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, साधु का स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए साधु का जो स्त्रीलिंग शब्द होगा वो होगा साध्वी। ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन में, बहुत ही एग्जाम में ये पूछा जाता है ये वाला। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? काव्यत्री। कभी कभी यही ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उसमें पूछ लिया जाता है कि इनमें से बताइए शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो शुद्ध वाक्य आप लोग ये वाला याद रखिएगा, काव्यत्री, और ये कवि का स्त्रीलिंग होता है, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है आपको बताना है। तो देखिए परिश्रमी शब्द में जो विशेषण होता है वो होता है आपका गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है, ठीक है ना। बहुवचन में सदैव कौन सा होता है प्रयुक्त आपको बताना है। प्राण। इस क्वेश्चन में पहले तो आप लोग स्टार लगा लीजिए, ठीक है ना। प्राण जो है शब्द ये हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए उपयुक्त कारक चयन कीजिए। प्रत्येक प्रश्न ... 4 संभावित उत्तर। यहाँ पे आपको बताना है क्या आएगा, फटाफट बताएं। तो देखिए प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर, तो यहाँ पे आपका जो रिक्त है यहाँ पे के भरा जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है, ठीक है ना। वह जो सर्वनाम है आपको बताना है, कौन सा सर्वनाम है आपको बताना है। तो देखिए वह जो है वह स्वतः ही जान जाएगा, इसमें जो वह है इसमें जो सर्वनाम है वो आपका है निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रियार्थक वाक्य है, ठीक है ना। अकर्मक क्रियार्थक वाक्य कौन सा है आपको बताना है, किसमें है। तो बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, इसमें ही अकर्मक क्रियार्थक वाक्य है, यही आपका हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, क्वेश्चन ये है, कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, कारक, विशेषण क्या है आपको बताना है व्याकरण की दृष्टि से। तो अगर हम व्याकरण की दृष्टि से हम समझते हैं तो ये विशेषण है, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, पशुता शब्द उदाहरण है, ठीक है ना। पशुता जो शब्द उदाहरण है किसका है, किस संज्ञा का है? व्यक्तिवाचक या द्रव्यवाचक या भाववाचक या जातिवाचक संज्ञा का, किसका उदाहरण है? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं। तो देखिए पशुता शब्द जो उदाहरण है ये आपका भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं आपको बताना है। नॉर्मल क्वेश्चंस हैं और सीधे सीधे इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। फटाफट बताइए संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये तो संधि विच्छेद जो है आपको एग्जाम में देखने को मिल ही जाएगी। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? अधिकतर प्रैक्टिस सेट में ये दिया ही रहता है, इत्यादि का संधि विच्छेद, या पवन का पूछ लिया जाता है। तो इस तरह के संधि विच्छेद बहुत एग्जाम में रिपीट हुआ करते हैं। आप लोग ऐसे ही डेली वीडियोज देखा करें, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, डेली रट ही जाएगा। ऐसा नहीं है मैं काफ़ी क्वेश्चंस सॉल्व करवाऊंगा तो धीरे धीरे आपके माइंड में ये क्वेश्चंस फीड हो जाएंगे। बस आपको डेली प्रैक्टिस करना है मेरे साथ, ठीक है। और कुछ ही दिनों में मैं आपको टॉपिक वाइज करवा दूंगा, यानी कि जैसे आपका संधि का हो गया, समास हो गया, रस हो गया, अलंकार हो गया, तो टॉपिक वाइज मैं आपको करवा दूंगा। उतना ही आप लोग याद कर लीजिएगा, उससे बाहर एक भी नहीं जाएगा। जीके हिंदी की मैं गारंटी लेता हूँ, अच्छा स्कोर आप लोग करके आएंगे। तो देखिए इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इति धन आदि।
ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य है क्या है? घूमना या मोहन या खरीदारी या बाजार? उद्देश्य क्या है आपको बताना है। तो मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में जो उद्देश्य है वो है मोहन। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन सीधा सीधा यहाँ पे देख सकते हैं, समास का है। समास का शाब्दिक अर्थ ही पूछ लिया गया। पहली जब आप लोग समास का चैप्टर पढ़ेंगे, पहली ही लाइन में लिखा रहता है समास का शाब्दिक अर्थ। तो आज के बाद आपको भूलना नहीं चाहिए आपसे ये समास का शाब्दिक अर्थ, और जो इत्यादि का भी मैं संधि विच्छेद बताया हूँ वो भी नहीं भूलना चाहिए। फटाफट बताएं जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो। तो देखिए, जो समास का शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आपका संक्षेप। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, मृगनयनी में कौन सा समास है? लगातार समास से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मृगनयनी में कौन सा समास है आपको बताना है। तो इसमें जो समास है वो है आपका कर्मधारय समास। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सिवा का पर्यायवाची है। सिवा का पर्यायवाची है क्या है? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं। तो देखिए, सिवा का जो पर्यायवाची है वो है आपका अलावा, ये वाला। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, हिमालय का पर्यायवाची है। हिमालय का पर्यायवाची आपको बताना है। हिमालय का पर्यायवाची क्या है? हिमालय का पर्यायवाची आपका हिमगिरी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दुर्लभ का पर्यायवाची क्या है? दुर्लभ का पर्यायवाची क्या है आपको बताना है। फटाफट बताएं कमेंट बॉक्स में। दुर्लभ का पर्यायवाची आपका नायाब। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे विलोम शब्द आपको चुनना है। करुण का विलोम शब्द क्या होगा? फटाफट बताएं। करुण का विलोम शब्द होगा आपका निष्ठुर। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन वहीं से है, औरत का विलोम शब्द आपको बताना है। ये तो तुरंत ही कर लेंगे। औरत का विलोम शब्द क्या होगा? फटाफट बताएं। औरत का आदमी हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उसी तरह हित का बताना है आपको। हित का विलोम शब्द क्या होगा? तो देखिए, हित का विलोम शब्द होगा आहित। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, दोपहर से पहले का समय के लिए एक शब्द है, ठीक है ना। दोपहर से पहले के समय के लिए एक शब्द क्या है आपको बताना है। उसके लिए एक शब्द है पूर्वाह। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन तत्सम तद्भव से आ गया कि साखी का तत्सम रूप क्या है, ठीक है ना। साखी का तत्सम रूप आपको बताना है, यानी कि साखी जो है ये तद्भव शब्द है और तत्सम रूप आपको बताना है साखी का। तो साखी का तत्सम रूप है साक्षी। आई थिंक ये क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूँ, ये वाला। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इक प्रत्यय जोड़कर बनाया गया शब्द है। प्रत्यय का मतलब जो लास्ट में लगता है, ठीक है ना। इक का किस में जोड़कर, प्रत्यय जोड़कर बनाया गया है शब्द, ये आपको बताना है। इसको पढ़िए। त्वक, तो इसमें तो आ नहीं रहा है। प्रत्येक, सीक, दैनिक, किस में इक आ रहा है लास्ट में आपको बताना है। तो इस बार फिर से पढ़ रहा हूँ। त्वक, इसमें तो इक आ नहीं रहा है। प्रत्येक, इसमें भी नहीं आ रहा है। सीक, इसमें भी नहीं आ रहा है। इसमें दैनिक, इक आ रहा है लास्ट में ना। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रत्यय का उपयोग लास्ट में होता है। अगला क्वेश्चन, जिन शब्दों में एक से अधिक अर्थ होते हैं वे कहलाते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। वो क्या कहलाते हैं? अनेकार्थी शब्द। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अपना उल्लू सीधा करना कहावत का अर्थ है। हाई स्कूल से पढ़ते चले आ रहे होंगे आप लोग। अपना उल्लू सीधा करना कहावत का अर्थ क्या है? फटाफट बताएं जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो। अपना उल्लू सीधा करना कहावत का जो अर्थ है, अपना स्वार्थ सिद्ध करना। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है ना। नीचे दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाले चयन का आपका करना है, कौन सा है। मुहूर्त दिए गए हैं, इनमें से शुद्ध सबसे चुनना है, कौन सा शुद्ध है सबसे। फटाफट बताएं जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो। इसमें जो है ये बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। यही आपका जो है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है मुहूर्त। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, दिए गए प्रश्न के 4 विकल्पों में से सही वाक्य का चयन करना है हमें, ठीक है। पढ़ते हैं हम वाक्यों को। वर्तमान में रोहन की आयु 30 वर्ष है। वर्तमान में रोहन की आयु 30 है। वर्तमान में रोहन की 30 वर्ष आयु है। वर्तमान में रोहन की अवस्था 30 वर्ष है। फटाफट बताएं कौन सा विकल्प इसमें सही होगा इसका।
तो वर्तमान में रोहन की आयु कितनी है? 30 वर्ष है। यही सबसे शुद्ध मुझे दिख रहा है, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, रस से है और एग्जाम्पल दिया गया है, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल, अंगार पद में निहित रस चुनकर लिखिए। फटाफट बताएं जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो। करुण रस होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मात्रिक छंद कौन सा है? मात्रिक छंद आपको बताना है कौन सा है इसमें। मात्रिक छंद दोहा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, इस वाक्य में साधारण धर्म है। साधारण धर्म कौन सा है आपको बताना है। सुंदरता, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख, तो देखिए गंधांश के क्वेश्चन भी आते हैं। अगर आप लोग इसे अच्छे से करना स्टार्ट कर देते हैं, अभी से प्रैक्टिस करना खूब स्टार्ट कर देते हैं, तो फ्री के नंबर आपको मिल जाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा करना होता नहीं है, फ्री के नंबर आप लोग ले लेंगे। मैं आपको बता दूँ इसको कैसे करना होता है। सबसे पहले आपको ये गंधांश पढ़ाना नहीं होता, सबसे पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ना होगा। ठीक है ना, सबसे पहले जितने क्वेश्चंस दिए रहे हैं, कहीं कहीं 3 भी दिए रहते हैं, कहीं कहीं 5 भी आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, इस गंधांश का शीर्षक होगा क्या होगा, कुशंग का अर्थ क्या है, इस गद्यांश का केंद्रीय भाव है। तो क्वेश्चंस हम यहाँ पे पढ़ लिए हैं, अब हमको गद्यांश को पढ़ना है। ठीक है ना, सबसे पहला क्वेश्चंस आप लोग याद रखिएगा, सारे क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिएगा। तो हम पढ़ते हैं इसको। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उचित विकल्प चुनिए। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। ठीक है ना, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होती है तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होती है, जो उसे दिन रात अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बहू के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती है। तो पहला क्वेश्चन, इस गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? तो इस गद्यांश का जो शीर्षक होगा इसमें संगति होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है ना, आप लोग अच्छे से पढ़ के, बुक्स भी आपके पास होगी तो उसमें आप लोग पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस खूब कर सकते हैं। 5-6 अगर आप लोग गद्यांश को पढ़ से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एक भी गलत आपसे नहीं होगा। अगला पूछा गया था कुशंग का अर्थ क्या है। ठीक है ना, कुशंग का अर्थ क्या होगा आपको बताना है। तो कुसंग का अर्थ इसमें जो दिया गया है, बुरी संगति। ठीक है ना, बुरी संगति आपको इसमें छांटना है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, इसमें इस गद्यांश का केंद्रीय भाव है। इस गद्यांश का केंद्रीय भाव क्या था? संगति का महत्व के बारे में दिया गया था, ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो अपने हिसाब से आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगला प्रश्न, कविता की पंक्तियाँ पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्पों को चुनिए। नदी के उस पार जाने को मेरा बहुत मन करता है माँ, वहाँ कतार में बंधी है नावें बांस की खूंटियों से, उसी रास्ते दूर दूर जाते हैं। ये हमने पंक्तियाँ जो कविताएं हमारी पढ़ लिए हैं, और यहाँ पे काफ़ी लंबी कविता है तो इसको भी मैं पढ़ देता हूँ। हल जोतने किसान कंधों पर हल रखे, रंभाते हुए गाय बैल तैर कर जाते हैं उस पार घास चरने। शाम को जब वे लौटते हैं घर, ऊंची ऊंची घास में छिपकर हुक्के हों करते हैं। सियार माँ तू बुरा ना माने तो बड़ा होकर मैं नाव खेने वाला एक नाविक बनूंगा। तो यहाँ पे हम प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न क्या है आपका, इस कविता में कौन किसे संबोधित कर रहा है? लेखक नाविक की माँ को, कोई किसी को नहीं, लेखक अपनी माँ को, लेखक के रूप में एक बच्चा अपनी माँ को। फटाफट बताएं जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो लेखक के रूप में एक बच्चा अपने माँ को संबोधित कर रहा है कि मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा? नाविक बनूंगा। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये सब फ्री के आप लोग नंबर ले सकते हैं। अगला है, लेखक नाविक क्यों बनना चाहता है? यह नदी की यात्रा का मजा लेना चाहता है, यह नाव चलाने संबंधी अपने शौक को पूरा करना चाहता है, वह नदी पार के सौंदर्य का आनंद उठाना चाहता है, वह हल चलाना चाहता है। फटाफट बताएं जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो। नाविक क्यों बनना चाहता है? क्योंकि वह नदी पार के सौंदर्य का आनंद उठाना चाहता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नावों को बांसों की खूंटियों से क्यों बांधा गया होगा? क्यों बांधा गया होगा आप लोग फटाफट बताएं। आप लोग भी अपने आसपास देखे होंगे, अपने हिसाब से तर्क लगाइए इसमें। क्योंकि कहीं लहरें नाव को बहाकर न ले जाएं, इसीलिए नाव को खूंटियों से बांधा जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है,
माँ तू बुरा ना माने तो पंक्ति किस ओर संकेत करती है? लेखक माँ की इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहता है, माँ को बुरा लग गया, लेखक माँ के संवेगों को ध्यान रखता है, लेखक जानता है कि माँ उसे नाविक नहीं बनने देगी। किस ओर संकेत करती है आपको बताना है। लेखक माँ की इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहता है, ठीक है ना, इसीलिए वो कहा क्या था कि माँ तू बुरा ना माने तो, अगली वो बात अपनी प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कविता में पूर्वोक्त शब्द युग्म आए हैं, किस में आए हैं आपको बताना है। दूर दूर ऊंची ऊंची, गाय बैल दूर दूर ऊंची ऊंची। तो कविता में पूर्वोक्त शब्द युग्म आए हैं दूर दूर ऊंची ऊंची में, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा लास्ट वीडियो का क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, तैर कर जाते हैं उस पार पंक्ति में तैर कर शब्द को पहले रखा गया है क्योंकि लेखक तैरने पर बल देना चाहता है, लेखक तुक मिला रहा है, वह क्रिया शब्द है, कविता में क्रिया शब्द पहले आते हैं। तैर कर शब्द को पहले रखा गया है क्योंकि लेखक जो है तैरने पर बल देना चाहता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चंस, इनकी आप लोग नोट्स बना लीजिए। पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होके वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके नोट्स बना लीजिए और वीडियो देख के आप लोग इनका आंसर देख सकते हैं। तो जो भी कन्फ्यूजन हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अपनी राय, कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और फ्रेंड्स 2021 में बीएड करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए, इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो भी, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू।